हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट 3 की, जिसमें हम बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। अब ये मीटर ब्रिज क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सेटअप है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो बेस्ड है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे। किस पे बेस्ड है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे। और इसका काम क्या है? एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। एक वायर आपने ले लिया, उस वायर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो आप इस मीटर ब्रिज की सहायता से, इसकी हेल्प से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसका सेटअप कैसा है, इसके बारे में बात करते हैं जल्दी से। तो इसका नाम जो है मीटर ब्रिज। मीटर मीटर इसलिए क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा एक वायर यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ये जो स्केल दिख रही है, स्केल के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक 1 मीटर लंबा वायर है और स्केल भी 1 मीटर लेंथ की है। स्केल का क्या काम है? हम उस वायर पे रीडिंग ले सकें कि इसका कितना लेंथ हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, एक बैटरी कनेक्टेड है। ये नॉन बैटरी है, हमें पता है इसका ईएमएफ कितना है। तीसरा, इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है। दिस रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ डिवाइस जो यूज किया जाता है रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए। इसमें बहुत सारी कीज लगी होती हैं, उस कीज के कॉम्बिनेशन से हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। और ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, हमें पता होता है कि हमने कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया है। तो एक नॉन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। एक अननोन रेजिस्टेंस का वायर का टुकड़ा हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। और इन दोनों के बीच के टर्मिनल से हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। और इस गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है एक जॉकी, वही जॉकी जो हमने पोटेंशियोमीटर में यूज की थी, जो वायर्स पे हम टच करके देखते हैं कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस जॉकी को यहाँ पे टच कर करके देखेंगे, इस पूरे वायर पे देखेंगे कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ मिलता है। तो लेट्स से अभी हमने यहाँ टच किया और ये पॉइंट जो मिला वो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला। मतलब अभी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है? 0। तो ये जो लेंथ अपने को मिली, दिस एक्स लेंथ इज नल डिफ्लेक्शन लेंथ, जिसे हम कह सकते हैं कि इतनी लेंथ पे आपको 0 करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू मिल रहा है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बन रहा है। तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज बना के देखते हैं। एक नॉन रेजिस्टेंस आर के, ओके, एक अननोन रेजिस्टेंस आर यू के, ये दो ऊपर कनेक्टेड हैं, बहुत बढ़िया। नीचे ये मीटर ब्रिज का वायर कनेक्टेड है, जिसमें हम दो रेजिस्टेंस मान सकते हैं। जहां नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला उसके लेफ्ट साइड वाला एक रेजिस्टेंस, और जहां दूसरा रेजिस्टेंस जो बाकी बचा हुआ वायर है उस वो दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अगर ये एक्स मिला था और मैं कहता हूं कि इस वायर का जो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस है वो है, मान लीजिए, लैम्डा, तो ये हो जाएगा लैम्डा 100 - x और ये हो जाएगा लैम्डा x। लैम्डा क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फॉर दिस वायर, जो भी इस वायर का रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ वो है लैम्डा। तो जितनी उसकी लेंथ उतना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये दोनों यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड हैं, बिल्कुल कनेक्टेड हैं। यहाँ से बीच में गैल्वेनोमीटर शुरू हुआ था जॉकी लगा के और यहाँ पे कनेक्ट हुआ था। यही हमने पॉइंट माना था जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन मिला था। और बैटरी कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से, ध्यान से आप देख सकते हैं। तो क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है जिसमें गैल्वेनोमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड हैं। और अगर हमें किसी एक रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट अचीव करेंगे। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट अचीव करते ही यहाँ से करंट हो गया 0, और जिस ब्रांच से करंट 0 होता है हम उसे अगर हटा भी दें तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच को हटाते हैं, आपके पास सर्किट बहुत आसान सा बन जाता है ऐसा। और हमें पता है कि अगर वहां पे करंट 0 है तो बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हमें क्या कहता है कि आमने सामने के जो रेजिस्टर्स का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, आर के बाई लेमडा एक्स इज इक्वल टू आर यू के बाई लेमडा ऑफ 100 - x। क्लियर है बात? व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशन आपको पता है ना, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। बैलेंस्ड है ये कंडीशन। तो यहाँ से लेमडा लेमडा कैंसिल हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम इसे सीधा लेंथ के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर की बाई एक्स इक्वल टू
आर यू के बाय 100 माइनस एक्स। तो नीचे x और 100 माइनस एक्स सीधी आपने लेंथ ली है, तो रेशियो लेना है, लेमडा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम जब सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में आपको लेमडा गिवन नहीं होता कहीं भी, आप सीधा लेंथ के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर अननोन रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो आपको सीधा सीधा यही फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा, आर अननोन इक्वल टू आर नोन इंटू 100 माइनस एक्स बाई एक्स। और जहाँ एक्स क्या है, नल डिफ्लेक्शन लेंथ इन सेंटीमीटर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, किस में लेनी है हमें, ये सेंटीमीटर्स में लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 100 माइनस एक्स लिखा है, दिस 100 माइनस एक्स इज 100 सेंटीमीटर मीटर माइनस एक्स। 1 मीटर का वायर है विच इज 100 सेंटीमीटर्स, इसलिए। क्लियर है बात? तो मीटर ब्रिज सीधा सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज पे कनेक्टेड है। 4 रेजिस्टेंस फिर से बताता हूँ, एक ये नॉन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस, एक वायर का वो वाला पार्ट जहां तक डिफ्लेक्शन 0 मिला, और दूसरा वाला बचा हुआ पार्ट। ये 4 रेजिस्टेंस आपके सामने है। इसे बोला आर के, इसे बोला आर अननोन, ये हो गया एक्स लेंथ, और ये हो गया 100 माइनस एक्स लेंथ। इन सब के लिए रेशियो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का ही लिखना है, वहां से आप सीधा सीधा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक जल्दी से बताएंगे आंसर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन द सर्किट ऑफ मीटर ब्रिज इफ नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 40 सेंटीमीटर्स, और मीटर ब्रिज है मतलब बची हुई लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया, क्या आप आराम से बता सकते हैं, क्या करेंगे, 20 बाई 40 सेंटीमीटर्स इक्वल टू आर बाय 60 सेंटीमीटर्स, है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो ऊपर बन रहा है ये वाला, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये रेशियो सेम होते हैं। तो हमने रेशियो सेम कर लिया, यहाँ से आपको आर मिल गया सीधा सीधा, इधर से आया 1/2, दिस इज 30 ओम्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आसान सा इसमें किया जा सकता है। क्लियर है बात? अच्छा, अब सोचो कि मान लो इसको आपका लेमडा दिया हुआ होता, ठीक है, लेट्स से लेमडा इसमें दिया हुआ होता, तो हम क्या करते, क्या इस पूरे का रेजिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते थे? बिल्कुल। और आपसे ये पूछा जाता कि बताइए इस बैलेंसिंग कंडीशन में टोटल करंट इन द सर्किट कितनी है, तो टोटल करंट इन द सर्किट क्या हम निकाल सकते थे, ये 20 ओम है, ये आर अभी आपने फाइंड कर लिया 30 ओम्स है। इसका अगर लेमडा पता होता तो ये रेजिस्टेंस भी हमें पता होता टोटल, और यहाँ पे अपने पास ये है इस तरीके से 10 ओम यहाँ दे रखा है, 100 वोल्ट यहाँ दे रखा है। मान लीजिए इसका लेमडा था 1 ओम पर मीटर, ऐसा है, या 10 ओम पर मीटर ले लेते हैं, ठीक है, ये इसका लेमडा है 10 ओम पर मीटर। तो ये टोटल वायर 10 मीटर्स का है, सॉरी 1 मीटर्स का है, तो ये रेजिस्टेंस भी कितना हो जाता, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ये भी हो जाता है 10 ओम। अब आपसे पूछते कि बताइए टोटल करंट इन द सर्किट कितना है, तो आप आराम से बता सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके। पहले 20 और 30 सीरीज में हो जाएंगे इधर, फिर पैरेलल में हो जाएंगे, फिर से 10 सीरीज में हो जाएगा, और टोटल करंट यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। तो इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पहले आपसे मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज करवा लिया, फिर उसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक मीटर ब्रिज है सर्किट में, फाइंड द लेंथ AC एट नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अब इस बार मीटर ब्रिज में जो आप मॉडिफिकेशन कर दिया और जो वायर लिया है टोटल वो 75 सेंटीमीटर्स का लिया है, तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि दिस वायर इज नॉट 100 सेंटीमीटर, दिस इज 75 सेंटीमीटर्स। तो अब अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो हम अगर ये लेंथ को x लेते हैं तो दिस लेंथ विल बी 75 माइनस x, यहाँ बात ये ध्यान रखेंगे। और इसने बोला है कि नल डिफ्लेक्शन है मतलब बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंसिंग कर देते हैं 5/x इक्वल टू 2/75 माइनस x। यहाँ पे 100 माइनस x की जगह क्या लिखा जाएगा, 75 माइनस x, क्योंकि वायर की लेंथ आपको 75 दे रखी है। यहाँ से x कैलकुलेट करना है, आप आराम से कर सकते हैं, एक ही अननोन है यहाँ पे, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 75 माइनस x इक्वल टू 2x। इधर से आएगा 7x, तो 5 इंटू 75 इक्वल टू 7x। x आपके पास आ गया 5 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर्स, जो भी आप यहाँ से आंसर इसमें बता सकते हैं। क्लियर है बात? 10 पॉइंट या 10 से 11 के बीच ये कट कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आएगा इसका लगभग 50 से 55 के बीच में। ठीक है, चलिए तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस बार आपसे नीट और जेईई मेंस 2020 में पूछे गए थे, जो अभी सितंबर में एग्जाम्स हुए हैं उनमें।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट में आपको मीटर ब्रिज का पूछा हुआ है। मीटर ब्रिज के क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। ठीक है, एक रेजिस्टेंस वायर है, मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस है जो इधर कनेक्टेड है, और एक नॉन रेजिस्टेंस 10 ओम से ये कनेक्टेड है राइट गैप में। ठीक है, ऐसा बोला हुआ है। डिवाइड्स द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:2। तो ये ब्रिज वायर जो यहाँ पे है इसको 3:2 के रेशियो में ये काट रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 3 का और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 का। ऐसा ही हमने पढ़ा हुआ है इसमें। जब इसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ आगे बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ऐसे ये पूरा सिस्टम बनता है। तो यहाँ से हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा, आर अननोन डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 10/2। यहाँ से आपके पास आया आर अननोन इक्वल टू 15 ओम्स। तो ये आपके पास आ गया 15 ओम्स। यहाँ तक बात क्लियर है। और आपसे बोला गया कि if the length of the resistance wire, जो ये अननोन रेजिस्टेंस है इसकी जो लेंथ है ये दे रखी है 1.5 मीटर्स। तो पूछा 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितनी लेंथ रिक्वायर होगी। तो सीधा सा हिसाब है कि अगर 1.5 मीटर पे 15 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है तो 1 ओम रेजिस्टेंस कितने पे मिलेगा, तो 1.5 बाय 15 मीटर्स पे, विच इज 0.1 मीटर्स पे। 0.1 मीटर को लिखा जा सकता है 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर्स पे। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है बात? फिर से बता देता हूँ, एक अननोन रेजिस्टेंस वायर दे रखा है तो जिसको हमने आर अननोन आर यू के लिख दिया, वो 10 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और उसको बैलेंस कर रहा है ब्रिज वायर पे 3:2 के रेशियो में। तो ये लेंथ अगर 3 है तो ये लेंथ 2 है, ऐसा इन्होंने बता रखा है। हमें पता है कि हम रेजिस्टेंस को लेंथ के रेशियो में सीधा ले सकते हैं 3 और 2 है। यहाँ से हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया बैलेंसिंग ऑफ ईच स्टोन ब्रिज, ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो करके। अननोन रेजिस्टेंस अपने को एक बार मिल गया। अब उसने बोला कि द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी जो टोटल लेंथ थी वो 1.5 मीटर थी, और 1.5 मीटर पे उसने कितना रेजिस्टेंस दिया, 15 ओम का रेजिस्टेंस दिया। तो उसने पूछा कि 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए कितना लेंथ चाहिए। तो भाई 1.5 मीटर पे 15 ओम था तो 1 ओम के लिए हो जाएगा 1.5 बाय 15। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर्स। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये, एक रेजिस्टेंस के लिए कलर कोड्स दे रखे हैं। ठीक है, 4 कलर दे रखे हैं, येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। पूछा गया आपसे बताइए वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली। तो याद करो क्या क्या होता था इसमें। जब 4 आपको कोड दे रखे हैं तो ये बनाता था फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, ये होता था मल्टीप्लायर मतलब 10 रेज़ पावर कितना, और ये होता था टॉलरेंस परसेंटेज। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और ये याद करने का तरीका क्या था, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, याद है पूरा आपको। तो उसके हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। इसका जो आंसर आपको आएगा 470 आएगा। तो याद करो, येलो जो आता था करस्पॉन्डिंग टू 4 आता था, वॉयलेट आता था करस्पॉन्डिंग टू 7 नंबर, ब्राउन के लिए जो मल्टीप्लायर होता था वो होता था 10⁻1 ऐसा, और गोल्ड के लिए जो परसेंटेज आता था वो आता था 5% ±5%। तो ये आपका पूरा सिस्टम बनेगा 470 ओम्स 5% के साथ। तो वो आपको याद होना चाहिए पूरा सीक्वेंस कि कौन सा कलर कौन से नंबर पे आता है, उसके हिसाब से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल यहाँ पे था। चलिए आते हैं जेई मेंस के क्वेश्चंस पे। जेई मेंस 2020 जो भी सितंबर में है उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये 4 कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, कॉपर, टंगस्टन, मरकरी एंड एल्यूमिनियम। इनकी रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है रो सी, रो टी, रो एम और रो ए। पूछा गया कि इनका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। अब इसमें आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, ये वाली जो मैंने सॉल्यूशन में यहाँ पे दी हुई है। ये वैल्यूज अगर याद है तो हम इसका आंसर सीधा सीधा लिख सकते हैं, और अगर वैल्यूज याद नहीं है तो हमें कम से कम ये आइडिया होना चाहिए कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा और किसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। जैसे हमें ये बात पता है कि कॉपर जो है वो जनरली हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल वायर्स में वही यूज होता है, और वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम तो हम एफिशिएंसी ज्यादा उसकी यूज कर पाते हैं, लॉसेस कम होते हैं। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, मतलब ये या ये, इन तीनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। दूसरी बात, कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम वायर भी कहीं कहीं यूज होते हैं।
एल्यूमिनियम वायर जनरली मोस्टली इसलिए यूज नहीं होते क्योंकि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो गर्म होकर जल्दी पिघल जाते हैं। तो इसलिए एल्यूमिनियम वायर को हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते मोस्ट ऑफ द जगह, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए। यहां से आप अगर देखें तो आप आंसर सीधा मार पाएंगे इसके लिए, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात? ये बाकी सारी वैल्यूज भी आपके सामने है, आप यहाँ से देख ही सकते हैं। कॉपर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, उसके बाद एल्यूमिनियम की है, देन टंगस्टन की है, देन मरकरी की है। मरकरी की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर है बात? और जब कुछ नहीं दे रखा है तो हम ये रूम टेम्परेचर पे मान के चल रहे हैं कि रूम टेम्परेचर की ये सारी बातें हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर का क्या क्वेश्चन है देखिए। पोटेंशियोमीटर वायर पी क्यू आपको दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, जिसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर। ओके, इज कनेक्टेड टू स्टैंडर्ड सेल E1 प्राइमरी सर्किट वाला। अनदर सेल E2 ये ऑफ EMF इसका दे रखा है 1.02 वोल्ट्स, इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस R इन स्विच S। ये आपको दे रखा है रेजिस्टेंस और पैरेलल में एक स्विच लगा रखा है। बोला है कि विद स्विच एस ओपन, अभी ये यहाँ से स्विच ओपन है, ये क्लोज नहीं है। तो सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट है आपके पास E2 ये रहा और ये R यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होगा और ये फिर आगे गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ऐसा है सर्किट नीचे बन रहा है। ठीक है, पूछा गया इसके लिए कि द नल पोजीशन इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 49 सेंटीमीटर्स फ्रॉम Q। यहां से 49 सेंटीमीटर्स पे ये नल पोजीशन अचीव हुई है। क्लियर है बात? बोला गया द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर इज। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपसे पूछा गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है आपको पता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यही होता है। तो हमें E1 तो पता नहीं है, अगर E1 पता होता तो हम यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते E1 के बराबर और डिवाइड कर देते 1 मीटर, तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता। पर E1 नहीं पता तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें यूज करना पड़ेगा E2 को। और क्योंकि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन दिया है इसने, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस से करंट जो जा रही है वो जाएगी 0, क्योंकि आगे गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन दिखा रखा है। तो मतलब जो भी यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस वायर में, ये जो वायर कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है एज दिस, यहाँ से यहाँ तक वाला। क्योंकि इस रेजिस्टेंस से तो करंट 0 है तो इसके लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, जो भी आएगा वो सिर्फ E2 की वजह से आएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज E2, जो J है और ये P है, ये E2 के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है बात? और ये आगे जो पॉइंट है Q, ये लेंथ आपको दे रखी है 49 सेंटीमीटर्स। क्लियर है बात? अब आपसे पूछा गया पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना लिखा जाएगा? हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मैं बोल सकता हूँ कि V PJ इज E2 के बराबर, और ये लेंथ भी हमें पता है P से J तक, ये है 100 माइनस 49 विच इज 51 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया हमें आराम से। पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा जाएगा लैम्डा इक्वल टू V PJ बाय L PJ, पोटेंशियल बाय लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस ये है E2 के बराबर, ये है 51 के बराबर। E2 आपको दे रखा है 1.02 वोल्ट्स, नीचे लेंथ है 51 सेंटीमीटर्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन था पोटेंशियोमीटर का ही, थोड़ा सा आपको इसमें घुमा के पूछा हुआ है। लेंथ इस बार आपको राइट साइड वाली दे दी, हमेशा आपको लेफ्ट साइड वाली पता होती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 माइनस कर दिया, हमें ये लेंथ पता चल गई। इस लेंथ को पता चलते ही हमने यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, देखिए क्वेश्चन जल्दी से। तो देखिए कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक 10 वोल्ट बैटरी है यहाँ पे लगा रखी है, ओके, सर्किट में लगा रखी है, हर एक रेजिस्टेंस 2 ओम्स का है, तो R1 R2 R3 R4 R5 सारे 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं। एक कैपेसिटर भी यहाँ पे कनेक्टेड है। ऐसा पूछा गया द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड इज।
जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ में एक बात ध्यान रखनी है कि जब एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। आरसी सर्किट में हमने पढ़ा था, जब एक कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो कैसे बिहेव करता है, वो बिहेव करता है एक ओपन सर्किट की तरह। हमने बोला था ना कि उसका पेट पूरा भर गया है, उसने पूरा चार्ज स्टोर कर लिया है, अब वो और खाना नहीं खाएगा, मतलब उससे कोई करंट पास नहीं होगा। कोई करंट पास नहीं होगा तो ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। तो बस हम सर्किट पूरा फिर से बना लेते हैं एक बार, विद कैपेसिटर एज एन ओपन सर्किट। तो यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये ओपन सर्किट है। ये बन गया पूरा 2 ohms 2 ohms 2 ohms, ऐसा पूरा सर्किट अपना बन गया। क्लियर है। अब हमें ये बात पता है कि ओपन सर्किट है, मतलब यहाँ पे तो करंट होने वाली है जीरो, इधर करंट जाएगी 0 एम्पियर, क्योंकि आगे कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं है। तो जो भी करंट चलेगी वो इस सर्किट में चलेगी, यहाँ से जो भी करंट चलने वाली है वो इस वाले सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है, करंट फाइंड कर लेते हैं। अगर मुझे करंट मिल गई तो मैं ये पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकता हूँ ए से बी तक का। कैसे कि अगर मुझे करंट मिल गई तो मैं यहाँ से एक केवीएल इक्वेशन लिख लूंगा इस लूप में, और वो मुझे ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस दे देगी। तो चलिए करंट फाइंड करते हैं। करंट कैसे फाइंड करें, तो रेजिस्टेंस अपने को देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। इसको मैं फिर से बना लेता हूँ, वो साइड वाला पोर्शन हटा के, उससे चीजें बहुत सारी आसान हो जाएंगी। ऐसा आपके पास सर्किट है, ठीक है, क्योंकि उस तरफ तो कोई करंट नहीं जा रही, उसे हमने पूरा पूरा हटा दिया। अब इस सर्किट में देखो तो ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में है। भाई ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 4। 4 के बाद ये 2 पैरेलल में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, अभी ये ऊपर हो गया 4, इससे पैरेलल में ये है 2, और यहाँ भी एक है ये 2, नीचे है 10। ऐसा अभी अपने पास सर्किट बना हुआ है। 4 एंड 2 अगर देखें पैरेलल में तो आंसर आएगा आपके पास 4 इंटू 2 बाय 4 प्लस 2, विच इज 8 बाय 6 या 4 बाय 3 ओम्स। क्लियर है बात। 4 बाय 3 ओम्स आ गया, तो अब जो सर्किट अपना बन गया वो हो गया ऐसा, ये हो गया 4 बाय 3 ओम्स, इधर हो गया 2 ओम्स, और यहाँ आपके पास आ गया 10 वोल्ट्स। 4 बाय 3 प्लस 2 सीरीज में है, ये आपके पास आंसर आएगा 12 बाय 3 विच इज 4। एम आई क्लियर? नहीं, 10 बाय 3 आएगा ये आपके पास, है ना, 10 बाय 3 ओम्स। ये आपके पास आया टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अगर मिल गया तो मैं टोटल करंट यहाँ बता सकता हूँ, आई 10 डिवाइडेड बाय 10 बाय 3 विच इज 3 एम्पियर्स। ये आपके पास जाएगा टोटल करंट। ठीक है, अब अगर मुझे टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है जो यहाँ से जा रहा है 3 एम्पियर्स के बराबर, तो देखो करंट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, और हमें पता है कि जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उधर करंट कम जाता है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में जाता है ना, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो जहां पे 4 ओम है वहां पे करंट जाएगा कम, उधर जाएगा 1 एम्पियर, और इधर जाएगा 2 ओम में 2 एम्पियर्स। आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं, I1 by I2 इक्वल टू R2 by R1, ऐसा होता था पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा आपके पास R2 by R2 plus R1 इंटू I। R2 आप लेंगे 4 ओम्स, नीचे 4 प्लस 2 इंटू 3, ये आपके पास आया 2 एम्पियर्स। तो ये जो I1 गया वो 2 ओम में 2 एम्पियर गया, और बचा हुआ करंट 1 एम्पियर ऊपर वाले से फ्लो हो गया, और इधर आते आते वापस ये पूरा 3 एम्पियर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो अब अपने पास सर्किट में सारा करंट अपने को मिल चुका है। यहाँ पे चल रहा है करंट 1 एम्पियर के बराबर, इधर भी जा रहा है 1 एम्पियर के बराबर, यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर्स के बराबर, और यहाँ चल रहा है 3 एम्पियर्स के बराबर। ये अपने पास सारा करंट मिल चुका है। अब अपने को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ए से बी के बीच का, तो मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए ए से बी तक का सर्किट। ये ए से बी तक का सर्किट है, ये है 2 ओम्स जिसमें करंट जा रहा है 0 एम्पियर, ये है 2 ओम्स जिसमें करंट आ रहा है 3 एम्पियर्स, ये भी है 2 ओम्स जिसमें करंट आ रहा है 1 एम्पियर। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आपको ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा, वी ए माइनस 2 इंटू 1 आई आर, माइनस 3 इंटू 2 ये भी आई आर,
माइनस 0 इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 + 6 विच इज 8 वोल्ट्स। ये आपका फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8। न्यूमेरिक टाइप का आंसर था इसमें, 8 आपका आंसर इसमें आएगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन आरसी सर्किट का था, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक ही बात बस ध्यान रखनी थी हमें, और क्वेश्चन क्या ध्यान रखना था कि जब कैपेसिटर इज फुली चार्ज तो इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। तो आपने सर्किट ओपन कर दिया, उसके बाद तो आपको बस सर्किट सॉल्व करना था जिसमें आप अब मास्टर हो चुके हैं। तो सर्किट बना दिया आपने इस तरीके से, उसको सॉल्व किया, टोटल करंट निकाली, टोटल करंट आपको मिली 3 एम्पियर्स। उस करंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों जगह पे, या करंट डिस्ट्रीब्यूशन में उसको हमने यहाँ बना दिया। जब फिर से सर्किट बनाया तो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस यूज। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वो ऐसा है, कुछ आपको कह रखा है कि दो रेजिस्टेंस 400 800 ये सीरीज में कनेक्टेड है अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी। तो बना देते हैं जल्दी से। 400 800 अक्रॉस 6 वोल्ट बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक है भैया। अब बोला गया कि द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर ऑफ 10 किलो ओम। एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम है, मतलब 10,000 ओम्स है, अक्रॉस 400 ओम रजिस्टर इज क्लोज टू। तो आपने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 10,000 ओम्स। पूछा गया कि ये रीडिंग कितनी देगा, V जो इसका रीडिंग है वो कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, दो तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप R इक्विवेलेंट निकालें पहले पूरे सर्किट का। तो सर्किट बन रहा है कुछ ऐसा, इसका आप R इक्विवेलेंट निकालें और उसके बाद टोटल करंट फाइंड करें। टोटल करंट एक बार आ गया तो आप ये करंट निकालें जो इसमें जाएगा I1, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 400 इंटू I1, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको 400 पे मिलने वाला है। क्लियर है बात? दूसरा तरीका इसका जो है वो है ऐसा ही, लेकिन उसमें हम उल्टा चल रहे हैं। उल्टा कैसे चल रहे हैं? तो मैंने मान लिया रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज V। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। अब जब V पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिल चुका है यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई अगर रीडिंग इसकी V है मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी V है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी V है, दोनों के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है बात? अच्छा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो वो 6 के बराबर है, ये बात भी क्लियर है। अच्छा, जो करंट यहाँ चल रही है और यहाँ चल रही है वो दोनों मिलकर यहाँ बाहर आएगी, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि I1 I2 इज टोटल मिला के I। ये बात भी क्लियर है। तो चलिए अपन थोड़ा सा इसमें सॉल्व लिखते हैं। मैंने क्या लिखा, I1 को मैं लिख सकता हूँ V/400, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से भी रेजिस्टेंस है 400 का। ऐसे I2 जो ऊपर जा रही है उसको लिख सकता हूँ V/10,000। यस, ये भी लिखा जा सकता है। और I जो है वो है I1 + I2। ये बात भी अपने को क्लियर है। अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ इस पॉइंट से। तो 400 के अक्रॉस है V प्लस, आगे चलता हूँ 800 के अक्रॉस मुझे लिखना है, तो उसके अक्रॉस आएगा I इंटू 800, और दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज 6। ये बात क्लियर है आपको? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, यहाँ से यहाँ तक V था, यहाँ से यहाँ तक I इंटू 8 है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब ये 6 के बराबर होने वाला है। यहाँ तक बात क्लियर? ये 800 है। ओके, अब V अपने को कैलकुलेट करना है। I इज I1 + I2 इंटू 800 इक्वल टू 6। I1 और I2 की जगह मैं ये V की वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास V/400 प्लस V/10,000 इक्वल टू 6। अब देखो ध्यान से, तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है V, वो आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। क्या करते हैं देखिए, अच्छा इंटू 800 का नाम यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे इंटू 800 भी आएगा। ऐसा ये इक्वेशन है, इसमें V कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करते हैं, इस 800 को अंदर ले आते हैं, V को कॉमन ले लेते हैं, तो 800/400 बना और 800/10,000 ऐसे बना। ठीक है, V कॉमन आ गया पूरे में से, तो 1 प्लस
इधर से आपके पास आया 2, इधर से आपके पास आया 2/25 इक्वल टू 6। क्लियर है बात? सॉल्व करेंगे तो अंदर आएगा 3, 75 प्लस 2 इज 77/25 इक्वल टू 6। यहाँ से v मिल रहा है 6 इंटू 25/77 विच इज 150/77। अब अपने को पता है कि 150/75 अगर होता तो आंसर आता 2। ये 75 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब आंसर आना चाहिए 2 से थोड़ा सा कम। एक ऐसा ऑप्शन बनता है जो है 1.95। 1.8 तक नहीं जाएगा क्योंकि 75 से जस्ट 77 ही आया है, तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा 2 से। आंसर आएगा आपके पास 1.95 वोल्ट्स। क्लियर है बात? आप चाहते हैं तो ये तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, लेकिन तरीका ये भी सही है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। अब देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। एक बैटरी है 3 वोल्ट्स की, इज कनेक्टेड अक्रॉस रजिस्टर जो 0.5 वॉट की पावर डिसिपेट करता है। रेजिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन बोला कि इसमें पावर इतने डिसिपेशन होता है। ओके, इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 2.5 वोल्ट्स। टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसमें दे रखा है एक्चुअली आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। द पावर डिसिपेटेड विद इन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको ऐसा कि एक बैटरी है जिसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है ऐसे। अब ये जो E आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है 3 वोल्ट्स, जबकि टोटल अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो वो है 2.5 वोल्ट्स। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये R इससे भी एक करंट जब पूरे सर्किट में फ्लो होगा तो वो करंट इस स्मॉल r से भी फ्लो होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आएगा E माइनस आई आर के बराबर। ठीक है, EMF आपको दे रखा है 3 वोल्ट्स, जबकि ये आपको दे रखा है 2.5 वोल्ट्स। क्लियर है बात? अब पूछा क्या गया है इसमें, पावर डिसिपेटेड विद इन द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ये इस आर में कितनी पावर डिसिपेशन हो रहा है ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि भाई अपने को ये बात पता है कि अगर इस पूरे सर्किट में जो करंट चल रही है वो आई चल रही है, और वो आई की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है वो सब जगह पे से आएगा। तो हम ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए केवीएल इक्वेशन लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक। केवीएल इक्वेशन क्या लिखूंगा, तो मैं पहले लिखूंगा माइनस आई आर, ओके, प्लस ई माइनस आई इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास। तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दिस आई आर प्लस आई कैपिटल आर इक्वल टू ई। ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और ई की वैल्यू आपको दी हुई है 3। ठीक बात है यहाँ तक? अब स्मॉल आर कैपिटल आर की वैल्यू नहीं दी है अपने को, आई भी नहीं पता, लेकिन यहाँ तक अपने को बात पता चल चुकी है। दूसरी बात जो मैं यहाँ लिख सकता हूं वो क्या लिखूंगा, ये जो हमने यहाँ यूज किया हुआ था दिस E माइनस आई आर इक्वल टू 2.5 वोल्ट्स, इसे हम इस इक्वेशन के साथ मर्ज करके देखते हैं। तो यहाँ देखो ये बन रहा है E माइनस आई आर जो सेम वहां ऊपर लिखा हुआ है, एंड दिस इज 2.5 माइनस आई आर इक्वल टू 0। यहाँ से आपको आई आर मिला 2.5 के बराबर, तो ये वैल्यू आपको मिल गई 2.5। अगर ये पता है तो मैं यहाँ से स्मॉल आई आर भी निकाल सकता हूँ, वो हो जाएगा 3 माइनस 2.5 विच इज 0.5। तो स्मॉल आई आर भी अपने को मिल गया 0.5 के बराबर। यहाँ से अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो ले लूं तो रेशियो मिलता है आई आर बाई आई आर इज इक्वल टू 2.5 बाई 0.5 विच इज 5। मतलब आर बाई आर का रेशियो आपके पास आ गया 5। ओके, बहुत बढ़िया। अब अपने को पूछा गया था पावर डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन, वो होता है आई स्क्वायर आर के प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं पावर इन कैपिटल आर लिखूं और पावर इन स्मॉल आर लिखूं तो इसको लिखूंगा आई स्क्वायर आर, इसको लिखूंगा आई स्क्वायर स्मॉल आर, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम है, सीरीज सर्किट है। तो ये रेशियो भी इज इक्वल टू आर बाई आर, और यहाँ आपको दे रखा है दिस इज 0.5 वॉट। ये अपने को कैलकुलेट करना है, दिस रेशियो इज इक्वल टू 5। सीधा सीधा आपके पास आंसर आता है यहाँ से 0.1 वॉट। तो आपने पहले क्या किया, दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशियो कैलकुलेट किया बाय
पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको गिवन है उससे, और उस रेशियो को यूज करके आपने फाइनली इनका पावर का रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0.1 वॉट। ओके, यहां तक फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन, चलिए देख लीजिए। बैटरी का ऑफ दे रखा है 3 वोल्ट, तो ये इसका ईएमएफ दे रखा है ई। यहाँ जो दे रखा है टर्मिनल वोल्टेज, मतलब दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको दे रखा है 2.5। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको दे रखा है वो 2.5 दे रखा है। और ये किसकी वजह से कम हो गया? क्योंकि इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो E माइनस आई आर आपको गिवन है 2.5, E आपको गिवन है 3। सर्किट में अगर केवीएल यूज करूं तो केवीएल लगा के मुझे ये इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन से आपको ये फाइंडिंग हुई, इन दो को आपने यूज करके आई आर निकाल लिया और फिर स्मॉल आई आर भी निकाल लिया। यहाँ से आपको आर का रेशियो मिल गया, आर और आर का, और इस रेशियो को यूज करके आपने पावर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। वो मॉडिफिकेशन क्या है ये देखते हैं जल्दी से। ये जो बीच में ये वाला साइन आपको दिख रहा है ऐसा, ये लूप सा जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है, वायर एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, कोई वायर टच नहीं कर रहा आपस में, यहाँ पे कनेक्शंस नहीं है, वायर क्रॉस जरूर कर रहे हैं पर कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो 5 और 5 वाला वायर है ये अलग है, और ये जो 4 और 4 वाला वायर है ये यहाँ पे अलग है, दोनों में कोई जंक्शन यहाँ पे नहीं बना हुआ है। क्लियर है बात? चलिए अब इस बात को अपन यहाँ पे यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आई वन कैलकुलेट करो, जो 4 और 4 वाला जो ब्रांच है उसमें आपसे करंट पूछा गया है। तो अपने पास एक बात यहाँ से जो बनती है वो ऐसा है कि भाई ये 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और ये भी 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो ध्यान से देखें तो ये क्या एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बैटरी कनेक्टेड है 8 वोल्ट्स की, देख पा रहे हैं? ए और सी के बीच में 8 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, वही मैंने यहाँ पे कनेक्ट की है। ठीक है, दूसरा ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है 5 और 5 का, ये क्या आपको एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनता हुआ दिख रहा है पूरा? अगर मैं 4 और 4 को अभी भूल जाऊं कुछ देर के लिए, या भूलो भी मत, आप इसको इधर कनेक्ट कर दो। ये जो 4 और 4 है इसको मैंने बाहर बना दिया ऐसा, अभी भी ये ए और सी के बीच में कनेक्टेड है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी भी। मैंने सर्किट को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखो तो ये आपके पास बन रहा है एक व्हीट स्टोन ब्रिज अंदर 2 2 2 2 और 5 5 वाला, जिसमें ये बैलेंसिंग भी है क्योंकि 2/2 और 2/2 रेशियो सेम बन रहा है। मतलब मैं इस बीच वाले को हटा सकता हूँ, और जैसे आपने इसको हटा दिया आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब आपके पास जो सर्किट बना वो बना ऐसा कि ये 2 और 2 सीरीज में हो गए इस तरफ, नीचे ये 2 और 2 ये सीरीज में हो गए, और बीच में जो 4 और 4 है ये अभी भी यहीं पे है। ये कनेक्ट कर दिया आपने 8 वोल्ट की बैटरी से, और आपको करंट पूछा गया है यहाँ इसके अंदर I1। तो 8 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, सारे पैरेलल में है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी 8 वोल्ट होगा। I1 में सीधा सीधा निकाल सकता हूँ 8/4 + 4, दोनों सीरीज में है, मतलब 1 एम्पियर। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर आता है 1 एम्पियर। पर मीटर की जरूरत नहीं है, 1 एम्पियर ओनली। ठीक है, दिस इज 1 एम्पियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड दिखा रखे हैं, एक बैटरी से कनेक्टेड है 40 वोल्ट्स की। पूछा गया बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो अगर हम चेक कर लें कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग बनाता है क्या, तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल नहीं है, हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे नहीं है। मतलब हम कैसा कह सकते हैं कि बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस अभी सेम नहीं होगा, तो आंसर 0 तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए चेक करते हैं आंसर कितना होगा। तो बहुत आसान सा दिख रहा है हमें कि ये ऊपर जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो दोनों सीरीज में है, जो नीचे रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो दोनों सीरीज में है, और यहाँ पे एक 40 वोल्ट का बैटरी लगाई गई है। 90 110, ये हो रहा है 40 और ये हो रहा है 60। देखा जाए तो ऊपर होता है 100, यहाँ होता है 200, और ये है 110, सॉरी ये है 40 वोल्ट्स।
तो अपने को करंट यहाँ से दोनों में मिल सकता है। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हो रहा होगा 40/100 एम्पियर्स, और इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो हो रहा होगा आपका, करंट इधर से चलेगा, यहाँ पे इधर से गया था, इधर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका 40/200 एम्पियर्स। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अपने को बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं इतना सा सर्किट आपका फिर से बना देता हूँ ऐसा। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है डी, यहाँ करंट जो चल रहा है वो है 40/100, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर्स, और यहाँ इस डायरेक्शन में करंट जो चल रहा है वो है 40/200, मतलब 0.2 एम्पियर्स करंट यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस अपने को पता है, दिस इज 60 ohms, दिस इज 110 ohms। यहाँ से हमें बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो केवीएल शुरू करते हैं यहाँ से यहाँ तक। लिखूंगा वी बी माइनस आई आर, आई है 0.4, आर है 60। आगे चले तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लिखेंगे प्लस आई आर, आई है यहाँ पे 0.2 और आर है 110 इक्वल टू वी डी। आपको पूछा गया है वी बी माइनस वी डी, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.4 इंटू 60 इज 24, माइनस इधर से आया 22, आंसर आया 2 वोल्ट्स। क्लियर है बात? तो पहले हमने करंट फाइंड करी, देन उस करंट को यूज करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया वी बी से डी तक का। किसी ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें लिखना आता है ना, उसको यूज हमने यहाँ पे कर लिया। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन पे एक क्वेश्चन है। बोला गया कि एक गैल्वेनोमीटर को जिसका रेजिस्टेंस G है उसको कन्वर्ट किया गया एक वोल्ट मीटर में जिसकी रेंज 1 वोल्ट की है 0 से 1 बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस R1 इन सीरीज विद इट। ठीक है, तो हमें पता है कि जब आप गैल्वेनोमीटर से एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं तो ये वोल्ट मीटर का काम करता है, और ये अगर रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस G था, और इसमें करंट टोटल जा सकती है IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की एक मैक्सिमम करंट होती है, उससे ज्यादा उसमें नहीं भेज सकते। तो हमने बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है, या वोल्ट मीटर जो भी 1 रेंज का आपने बनाया है 1 वोल्ट का, तो हम लिख सकते हैं कि IG इंटू जी प्लस R1 इक्वल टू 1 वोल्ट। ये एक वोल्ट मीटर बन गया था आपका 1 का। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर रहे हैं R1 के साथ, टू इंक्रीज द रेंज टू 2 वोल्ट्स। तो अब जो आपका सर्किट बनेगा वो बनेगा गैल्वेनोमीटर, एक ऑलरेडी R1 आपने कनेक्ट कर रखा था, इसके साथ एक R2 भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, और वो ऐसा होना चाहिए कि अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिले वो 2 वोल्ट्स के बराबर मिल जाए। तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, करंट तो इसमें अभी भी IG ही जाएगा क्योंकि उससे ज्यादा करंट नहीं भेज सकते। G प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2। अब ये दो आपके पास इक्वेशन हैं, यहाँ पे आपसे आपको R2 फाइंड करना है। तो क्या किया जाए, IG को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/G प्लस R1। ठीक है, उसको मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, तो IG की लिखा 1/G प्लस R1 इंटू G प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2। उसको अगर उधर भेजें तो ये आपको मिलेगा G प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 2G प्लस 2R1। यहाँ से आपको R2 मिला G प्लस R1 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, G प्लस R1 के बराबर आपको एक रेजिस्टेंस और कैलकुलेट इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि एक गैल्वेनोमीटर है, लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट नल पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इफ ऑन पासिंग अ करंट ऑफ 6 मिली एम्पियर्स, जब इससे 6 मिली एम्पियर का करंट पास किया, इट प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 2 डिग्रीज। इसका जो नीडल है वो 2 डिग्री डिफ्लेक्ट हुई जब इसमें 6 मिली एम्पियर करंट पास किया। पूछा इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज क्लोज टू। अब फिगर ऑफ मेरिट मुझे अगर नहीं भी पता, मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है, पर मुझे यहाँ ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है। ऑप्शन देख के क्या समझ में आ रहा है, एम्पियर्स पर डिवीजन सबकी यूनिट है। एम्पियर पर डिवीजन मतलब कितना करंट एक डिवीजन का रिफ्लेक्शन लेके आएगा, सीधा सीधा आपसे ये पूछा है। एम्पियर्स पर डिवीजन, एक डिवीजन
अगर रिफ्लेक्ट हुआ मतलब कितना करंट इससे पास हुआ होगा, ये आपसे पूछा गया। सीधा सा है, जब 2 डिग्री का रिफ्लेक्शन हुआ था तो इससे 6 मिली एम्पियर करंट पास हुआ था, तो 1 डिग्री के रिफ्लेक्शन पे पास होगा 6/2 3 मिली एम्पियर्स करंट, विच इज 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स पर डिविजन। सीधा सा क्वेश्चन था। अगर हमें ये नहीं भी पता था तब भी हम क्वेश्चन कर सकते थे ऑप्शंस चेक करके। और ये इसकी कहलाती है एक्चुअली एफिशिएंसी, कि कितना करंट पास करने पे इसमें कितना डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है बात? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबली कुछ और आर्काइव के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे व्हिच इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो मिलते हैं। चलिए बाय बाय आप सभी को। पढ़ते रहिए, और कोई डाउट है तो पूछेगा जरूर।